दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज हम स्टैटिस्टिक्स की वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपका किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे आप 11th 12th स्टैंडर्ड के हो, ग्रेजुएशन के हो या आप कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर दे रहे हो, हर एक पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्लास आपको कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। क्लास के पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सफल हो इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। क्लास और नोट्स पूरी तरीके से फ्री हैं। देखिए टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की। अगर हम बात करें सैंपल की तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एक आपका यूनिवर्स होता है जिसको आप पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, और यूनिवर्स का एक थोड़ा सा जो हिस्सा है वो आपका सैंपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो चावल की अगर आपके पास एक बोरी है, उसमें से आप एक मुट्ठी चावल निकाल लेते हैं, तो जो चावल की पूरी बोरी है वो यूनिवर्स कहलाएगी और जो एक मुट्ठी चावल आपने निकाला है वो सैंपल कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ यूनिवर्स का एक पार्ट सैंपल कहलाता है। तो सैंपल और यूनिवर्स का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब सवाल इस बात का है कि इस चावल की बोरी में से जो एक मुट्ठी चावल आपने निकाला है उसके लिए कौन सा मेथड आप एडॉप्ट करेंगे, यानी कौन सी विधि होगी उस चावल के बड़े बोरे से एक मुट्ठी चावल निकालने की। तो इस चीज को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। यानी एक बात आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारी स्टडी का जो पूरा एरिया है वो यूनिवर्स कहलाता है, वो पॉपुलेशन कहलाता है, हिंदी में समग्र कहते हैं। और सैंपल यानी प्रतिदर्श या न्यायदर्श की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सैंपल होता है। अब टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। देखिए क्या रहा है, द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल एंड द स्टडी ऑफ यूनिट्स सेलेक्टेड एज सैंपल फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। देखिए यहां पर जो मैंने आपसे लाइन बताई उसको आप समझ सकते हैं। जिनको थ्योरी में पेपर लिखना है उनके लिए ये चीजें थ्योरी में भी दी गई हैं। यहां पर क्या रहा है, समग्र में से प्रतिनिधि इकाइयों के चयन को सैंपल कहते हैं एवं सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए निदर्श के रूप में चुनी गई इकाइयों के अध्ययन को निदर्शन विधि कहते हैं। तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में दो हमारे पास मेथड्स आते हैं, एक का नाम है रैंडम सैंपलिंग मेथड और एक का नाम है नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। देखिए अगर आप बात करें रैंडम सैंपलिंग मेथड की तो इसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं और नॉन रैंडम सैंपलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नाम से रैंडम से पता लग रहा है कि ऐसे ही जो मन चाहा वो उठा लिया, बट जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। यानी कहने का मतलब यह है कि रैंडम सैंपलिंग मेथड आपका एक साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें किसी ना किसी लॉजिकल तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और रही बात नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड में, इसमें हम मनचाहे ढंग से डेटा को यूनिवर्स से सैंपल को लेने का काम करते हैं। यानी जब सैंपल किसी साइंटिफिक मेथड से लिया जाएगा तो उसे हम रैंडम सैंपलिंग मेथड कहेंगे। यहां पर जो आप सैंपल ले रहे हैं यहां पर आप बायस्ड नहीं होते क्योंकि वो एक मेथड पर बेस होता है, और नॉन रैंडम सैंपलिंग में हम कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं। अब इसके डिटेल आप पढ़ेंगे तो एक एक करके आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। यहां पर पहला टॉपिक आपको दिया है लॉटरी मेथड, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, मिक्स्ड और स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, यहां पर्पोसिव, कोटा, कन्वीनियंस, ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेरिट्स है, ये सब पढ़ेंगे। देखिए रैंडम सैंपलिंग मेथड की अगर आप बात करें तो कह रहा है दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द investigator
और इन्यूमरेटर पर्सनल बायस। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा कि इस मेथड में बायस्ड नहीं होता। इन दिस मेथड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। देखिए जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ऑप्शंस पढ़ते हैं और जिसकी थ्योरी अच्छी से तैयार होती है, उसके साथ एक फायदा मिलता है कि वो कहीं ना कहीं फिर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, यानी ऑप्शंस को सही से अटेम्प्ट कर लेता है, उसको तुक्का नहीं लगाना पड़ता, उसको सीधे जो सही है वो उस पॉइंट पर जाता है। तो एक ऐसा मेथड जहां पर पॉपुलेशन में से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो रैंडम सैंपलिंग मेथड कहलाता है। तो यहां पर सीधा देखिए लिखा है नायदर्स चयन की यह श्रेष्ठ विधि है। इसमें अनुसंधानकर्ता की पक्षपात पूर्ण भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधि में समग्र प्रत्येक इकाई को प्रदर्श में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि रैंडम सैंपलिंग मेथड में बहुत आसान सा तरीका है कि जो आपके पास यूनिवर्स है उसमें से आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, किसी के भी सिलेक्शन का इक्वल चांस है। एग्जांपल समझिएगा, जैसा मान लीजिए किसी क्लास में ये 4 रो है, हर एक रो में 10-10 बच्चे खड़े हैं। इन 40 में से मान लीजिए आपको 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो कोई भी 5 बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। उसमें इन्वेस्टिगेटर नहीं चुनेगा कि मिस्टर ए आ जाए, मिस्टर सी आ जाए, मिस्टर जेड आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी बच्चे का सिलेक्शन यहां पर हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग मेथड। इसमें कई सारे मेथड्स आते हैं रैंडम सैंपलिंग में, जिसमें एक आपका आता है लॉटरी मेथड का। अब लॉटरी मेथड आपको पता है बहुत सारी चीजें, जैसा मान लीजिए एक ये पूरा बॉक्स हो गया, कोई भी बर्तन आपने ले लिया और 10 चिट आपने डाल दी। मान लीजिए इसमें 10 चिट आपने डाल दी और 2 आपको उठाना है, तो 10 चिट इस बॉक्स में आप डाल देंगे और किसी भी बच्चे से या किसी से भी आपने रैंडमली 2 चिट उठा लिया। तो यहां पर देखिए ये चिट कवर्ड थे, मतलब इसमें कोई ये नहीं है। जैसे आप याद करें, हम लोग बचपन में जब चोर सिपाही बादशाह वजीर खेला करते थे, तो उन चीजों में क्या होती थी, 4 पर्चियां होती थी, पर्चियां मोड़कर पड़ती थी। किसके हाथ में कौन सी पर्ची आएगी हम लोगों को पहले से पता नहीं होता था। एक गेम होता था और लोग टाइम पास करते थे। तो लॉटरी मेथड बिल्कुल इसी तरीके से है। अब देखिए यहां पर आ रहा है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। कह रहा है इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ all the items of the population are arranged in order on the geographical या alphabetical or numerical basis and the desired sample item are selected from impartially. For example, if 15 items are to be selected out of a total of 105 items, then 15 groups will be formed accordingly. Each group will have 7 items. Now, one item will be selected from each group by drawing lots. देखिए इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए 100 बॉल है, उसमें से आपको 10 बॉल ही सेलेक्ट करनी है। तो इसका एक अच्छा तरीका है, आप 10-10 के 10 लॉट बना लीजिए और हर लॉट में से आप एक-एक को सेलेक्ट कर लें। तो यानी 10-10 का लॉट बनेगा, तो 10 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। हर बॉक्स में 10-10 पर्चियां आपको डालनी पड़ेंगी। उनमें से आप एक-एक पर्ची उठा लेंगे तो 10 पर्ची आपके पास हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब ये जो 10 लॉट आपने बनाए, हो सकता है आपने इस तरह बनाया कि ए नाम वाले एक साथ हो जाएंगे, बी वाले एक साथ, सी वाले एक साथ, डी वाले एक साथ। या अगर आप स्टेट बेसिस बनाते हैं तो आप यूपी है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इस तरीके से, मतलब किसी ना किसी मेथड पर हम इस काम को कर सकते हैं। अब देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है वो है आपका मिक्स्ड और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मिश्रित या अस्तरित निदर्शन बिल्कुल ग्राफ से आपको भी देखने को मिलेगा इन चित्रों की सहायता से, जिससे कि आप बहुत ही कलरफुल ये जो है चार्ट बनाए गए हैं। कह रहा दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परपोसिव सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग। ये परपोसिव सैंपलिंग आपको भी नॉन रैंडम में पढ़ने को मिलेगा। In this, first the population is divided into several parts based on some special characteristics. After this, some items are selected from each part by random sampling.
कह रहा है यह प्रणाली साविचार निदर्शन जो आपको नॉन रैंडम का हिस्सा मिलने वाला है भी, और देव निदर्शन जो आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले साविचार निदर्शन द्वारा समग्र को किसी गुण विशेष के आधार पर कई भागों में बांट देते हैं। इसके उपरांत देव निदर्शन विद द्वारा कुछ पदों को चुन लिया जाता है। अब मतलब आप समझिएगा, जैसा अगर इस देखिए कलर्ड फुल बनाने का पर्पज ही यही है कि आपको इतना अच्छा समझ में आ जाए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ये आपको जो पूरा बॉक्स आप देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन है, मतलब हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ये पॉपुलेशन को हमने कलेक्ट किया है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसा मान लीजिए एक कलर इसमें हमने दिया यूपी वालों के लिए, एक कलर बिहार का, एक झारखंड का, एक हरियाणा का, एक पंजाब का। इस तरीके से आपने पूरा डेटा जो है कलेक्ट किया। अब फिर आप क्या करें कि आप हर स्टेट वाइज लोगों को अलग कर दें, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या कोई और स्टेट जो भी आपको मन करे। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसा मान लीजिए यूपी में आपने लिया तो ये यूपी का पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप ले लें, 75 डिस्ट्रिक्ट की यूपी आपकी है, तो उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट को आप अलग कर लें। या मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लिया तो आप तहसील वाइज डेटा को अलग कर लें। अगर आपने या ब्लॉक वाइज उसको आप अलग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसी ना किसी फीचर्स पर हम डेटा को पहले अलग कर देते हैं। या जैसे मान लीजिए आपने इसमें एज के क्लास पर भी आप अलग कर सकते हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, उस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको इतनी बात समझनी है कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, पहले किसी ना किसी बेसिस पर हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट यानी हर एक हिस्सा जो होगा वो अपने आप में एक यूनिक होगा, यानी ये इनसाइड होमोजीनियस है। इनसाइड होमोजीनियस का मतलब अगर हम इसमें बात करें 1 में, तो आपको मान लीजिए इसमें केवल यूपी वाले मिल रहे हैं, 2 में उत्तराखंड मिल रहा है, 3rd में हरियाणा मिल रहा है, ये चंडीगढ़ आपको मिल रहा है, ये पश्चिम बंगाल आपको मिल रहा है। यानी हर एक बॉक्स में अलग अलग आपको मिलेंगे। ये होमोजीनियस या सब ग्रुप्स आप कह सकते हैं। उसके बाद में आपको जब सैंपल लेना है तो सैंपल टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब सब ग्रुप होता है। अक्सर आप बुक्स में या कहीं पर भी क्लासेस में सुनते हैं स्ट्रेटा वर्ड, तो इसको समझने के लिए समझिए ये कुछ और नहीं, ये सब ग्रुप्स की बात कर रहा है। अब इनमें से हमने सैंपल ले लिया, तो जब सैंपल आप लेंगे तो रैंडम बेसिस पर लेंगे, इसलिए आप बायस्ड नहीं होंगे। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि जो हमारा पॉपुलेशन है, पहले हम उसे किसी ना किसी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और फिर रैंडम बेसिस पर हम उनमें से कोई ना कुछ हर बॉक्स में से कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सैंपल हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पॉपुलेशन था, इसका एक पार्ट सैंपल है, लेकिन सैंपल लेने के लिए सबसे पहले हमने उसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया है और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सैंपल लेने का काम किया है। यहां पर कह रहा है व्हेन द रिसर्चर वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 ग्रुप्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जैसे अगर हम इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं तो भी हमें मिक्स्ड या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। फिर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बाकी फिर नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैंपलिंग। अब देखिएगा, क्लस्टर सैंपलिंग, पॉपुलेशन और सैंपल, इसमें हम लोग क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर बनाने का मतलब क्या है? इनसाइड हेट्रोजीनियस और आउटसाइड होमोजीनियस। कहने का मतलब क्या है? जैसे आपने पॉपुलेशन पूरा कलेक्ट किया, अब इसमें आप अलग अलग ग्रुप्स को आप बना लें। जैसे हमने 1, 3, 2, 3, 4। अब इस जो ग्रुप आपने बनाए हैं इसमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो रही है इस पॉपुलेशन की। जैसा मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझ लें, यहां पर आपने मेल, फीमेल और या आप ऐसे कह सकते हैं एडल्ट्स को आपने ले लिया और उसके बाद में चाइल्ड यानी बच्चों को ले लिया। तो इस बॉक्स में भी एडल्ट और चाइल्ड्स हैं, इस बॉक्स में भी हैं, इस बॉक्स में भी और इसमें भी हैं। यानी कहने का मतलब हमने इस तरीके से यहां पर डिवाइड किया है
कि कैरेक्टरिस्टिक्स सब में आपको देखने को मिल रही है, और फिर उसके बाद इसमें से किसी एक को आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे आप 1 2 3 4, इसमें देखिए लिखा है सैंपल 1 3 और 2 4, मतलब किसी को भी आप सेलेक्ट कर लें। तो क्लस्टर सैंपलिंग में जो काम आपको देखने को, देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक अभी आपने जो थर्ड नंबर मिक्स्ड और स्ट्रेटिफाइड पढ़ा, और फोर्थ में आपने क्लस्टर पढ़ रहे हैं। दोनों में एक चीज आपने देखा है, वहां पर भी ये बॉक्स ऐसे ही हमने बनाए थे और यहां पर भी बॉक्स हमने ऐसे ही बनाए। दोनों में अंतर आपको देखने को मिला होगा कि स्ट्रेटिफाइड में हर एक बॉक्स अपने आप में यूनिक है, जबकि क्लस्टर में क्या होता है, ये चीजें अपने आप में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ इंक्लूड करती हैं, फिर इनमें से किसी एक या दो को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जैसा हमारी नीड होती है, और इसमें सब में से डेटा को लिया जाता है। तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड है और ये आपका क्लस्टर है। मल्टी स्टेज का मतलब आपको पता है, जैसा मान लीजिए पहले आपने स्टेट को सेलेक्ट किया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, फिर आप तहसील को, फिर ब्लॉक को, फिर ब्लेस को, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जब आप सिलेक्शंस करते हैं तो उसे मल्टी स्टेज के नाम से हम लोग चीजों को जानते हैं। इसमें कई सारे चीजें और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग के। तो अभी तक देखिए आप पढ़ रहे थे रैंडम सैंपलिंग मेथड को, जिसमें हमने आपको बताया कि ये आपका बायस्ड नहीं होता। अब आपका जो आता है वो है नॉन रैंडम सैंपलिंग। कह रहा इन दिस मेथड सैंपलिंग एरर कैन नॉट बी मेजर्ड। नॉन रैंडम सैंपलिंग में देखिए पेपर में पूछता है कि सैंपलिंग एरर किसमें मेजर नहीं होता, तो वो नॉन रैंडम सैंपलिंग में होगा। इसके बहुत सारे नाम हैं, यही इसकी खासियत होती है पेपर को लेकर के। डिलिब्रेट, परपोसिव, जजमेंट, स्नोबॉल सैंपलिंग। तो आपको इसके डिफरेंट या वेरियस नाम याद रखने ही होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर में ये नाम पूछे जाते हैं। जानबूझकर या उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। कह रहा द रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल based on their own judgment. This method relies on the researcher expertise to select samples that they judge to the most suitable for the study purpose. यहां पर कह रहा है, अब देखिए मेन चीज जो इसमें है ना, जो पेपर में पूछता है वो ये कि ये मेथड आपका कब अच्छा है, ये कब यूजफुल है। When the number of units is in the population is very small, when the sample size is small. तो डेलिब्रेट, परपोसिव, जजमेंट, स्नोबॉल का आप तब यूज कर सकते हैं जब पॉपुलेशन आपका स्मॉल हो और सैंपल साइज भी आपका क्या है, वो स्मॉल हो, तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा होता है। और पायलट इन्वेस्टिगेशन, देखिए पायलट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझिएगा, जब भी गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी चीज को हर जगह पर लागू करना चाहती है तो पहले वो चेकिंग के लिए कुछ जगहों पर केवल लागू करती है। अगर वहां उसे सक्सेस मिलता है तो वो आगे इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि अगर एक साथ हर जगह इंप्लीमेंट करेगी और फ्लॉप होगा तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। तो पायलट इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक तरीके से टेस्ट चेकिंग का आप कह सकते हैं। फिर कह रहा है सुटेबल फॉर पॉपुलेशन हैविंग होमोजीनियस आइटम्स, यानी ये सजातीय वस्तुओं वाली आबादी के लिए उपयुक्त है। होमोजीनियस का मतलब आपको पता है, जहां पर एक ही तरीके के डेटा हो वहां पर तो जजमेंट या स्नोबॉल का आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका यूज नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कोटा सैंपलिंग। क्या इट इज अ टाइप ऑफ जजमेंट सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड अभी आपने तुरंत पढ़ा है और जजमेंट सैंपलिंग इसके पहले भी आपने देखा है। तो यहां पर देखिए, जैसे अगर हम बात करें रिजर्वेशन को लेकर के, तो आप देखते हैं इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम लागू है, जिसमें मान लीजिए जनरल का 30%, एससी 20%, एसटी 20%, ओबीसी आपका 30%। अब आप एक चीज देख सकते हैं, यहां पर जो आपको दिख रहा है वो आपका स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड में आपने पढ़ा है कि इसमें केवल वो कैंडिडेट्स रखे गए हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, यहां पर एससी कैटेगरी के, यहां पर एसटी कैटेगरी के और यहां पर ओबीसी कैटेगरी के। अब ये जो आपने बनाया है ये सब ग्रुप्स आपने बनाए हैं, यानी पॉपुलेशन को आपने इन 4 हिस्सों में बांट दिया है। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें से सैंपल लेना है, जितना भी परसेंट आपको लेना है, तो किसी भी मेथड से आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, मतलब सब में से कुछ कुछ लोगों को आप ले लीजिए। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप समझिएगा, जब गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है, बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर आपका कोटा सैंपलिंग चल सकता है। तो जब भी फॉर्म आता है तो उसमें लिखा रहता है कि मतलब
कितने परसेंट सीट जनरल की है, कितनी एससी की, कितनी एसटी की, कितनी ओबीसी की, और फिर उसके बेसिस पर चीजों को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये कोटा सैंपलिंग है। यहां पर दो मेथड दिए गए हैं, वो क्या है? जो आप कोटा फिक्स करते हैं ये स्ट्रेटिफाइड है, और जब आप सिलेक्शन अपने मन से करते हैं, मतलब यहां पर आप बायस्ड हो सकते हैं, तो ये आपका जजमेंट सैंपलिंग कहलाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, नॉन रैंडम सैंपलिंग में कोटा सैंपलिंग सबसे अच्छा माना जाता है। ये कहां के लिए अच्छा है? मार्केट सर्वे के लिए, पॉलिटिकल ओपिनियन पोल्स के लिए। देखिए, आपने देखा ओपिनियन पोल आते हैं, आपके एग्जिट पोल आते हैं, तो उन सब पे इसी चीज का यूज होता है। उसके बाद आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कह रहा इन दिस मेथड द रिसर्चर सेलेक्ट द यूनिट्स ऑफ द सैंपल अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। इट इज डिफिकल्ट फ्रॉम पर्पोसिव सैंपलिंग। इन पर्पोसिव सैंपलिंग द रिसर्चर हैज नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, whereas in this method they do not have knowledge of population characteristics. This method is as simple and convenient as it is unscientific. आपने एक चीज देखा, पर्पोसिव सैंपलिंग में वो रिसर्चर सेलेक्ट तो जरूर करता है अपने मन से, वो भी नॉन रैंडम सैंपलिंग का ही हिस्सा है, लेकिन रिसर्चर को उसके बारे में पूरी चीजें पता होती हैं। कन्वीनियंस में उसको कुछ भी पता होता नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग जो चाहता है वो डेटा कलेक्ट कर लेता है। कह रहा है इन दिस मेथड देयर इज आल्सो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसर्चर बीइंग बायस्ड, मतलब कन्वीनियंस सैंपलिंग में रिसर्चर के बायस्ड होने का पूरी संभावना रहती है। तो ये इसके एग्जांपल्स भी हैं, आप चाहिएगा तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा मेथड्स ऑफ मेरिट्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग, मतलब जो आपने रैंडम सैंपलिंग मेथड पढ़ा है इसकी मेरिट्स क्या है, क्योंकि मेरिट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अनबायस्ड, कह रहा देयर इज नो स्कोप फॉर द बायस इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन, ऑल आइटम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि हर एक आइटम्स के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। फिर कह रहा है स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन, अनायास चुनाव। कह रहा द सेलेक्टर डज नॉट हैव टू यूज एनी इंटेलिजेंस, ही मेक अ स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन। कह रहा चुनाव करने वालों को कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, वह अनायास चुनाव करता है। यानी देखिए, बुद्धि आपको कब लगानी पड़ती है? जब आपको वहां पर कहीं ना कहीं बेईमानी करनी हो, आपको कहीं ना कहीं यह हो कि इनका सिलेक्शन हो जाए उनका ना हो। जैसे आप देखिए, जब कहीं पर मकान की लॉटरी निकलती है तो बुद्धि कब लगानी पड़ेगी? जैसा मान लीजिए आपको मिस्टर अजय कोई है, उनको मकान देना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि हां अजय की पर्ची निकल आए, कोई ना कोई जुगाड़ आप उस पर्ची में करेंगे, बिंदी लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जैसा मान लीजिए 100 मकान है और 1000 लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, अब आपको 100 किसी को भी ले लेना है तो अनायास लेना है। इसका मतलब यह है कि आप 100 कोई भी आ जाएगा, आपका वहां पर कोई अपना पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि 100 में किसका आना ही चाहिए, किसी का 100 निकल आएगा उसी को अलॉट कर दिया जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन, मतलब यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग वहां लगाएंगे जहां बेईमानी करनी होती है कि नहीं इनका तो लॉटरी निकलना ही चाहिए। फिर कह रहा है नो नीड ऑफ प्लानिंग फॉर सिलेक्शन, प्लानिंग के लिए हम लोगों को कोई नीड ही नहीं, मतलब कोई ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या है, बहुत आसान तरीका, पर्ची डाल दिया, किसी से भी पर्ची निकलवा दिया, जिसका नाम आया उसको मिल गया। इकोनॉमिकल, दिस मेथड सेव्स मनी, टाइम एंड लेबर, मतलब इसमें पैसा भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेकिंग एक्यूरेसी, कह रहा है द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपलिंग इन दिस मेथड कैन आल्सो बी चेक्ड विथ अनदर सैंपल। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, उसका रीजन है कि यूनिवर्स में से सबके सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है, और जब सबके सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है तो वो कहीं ना कहीं फायदा आपको देता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये स्लाइड 2 बार हो गई है। अब इसकी डिमेरिट दी गई है, कह रहा अनसुटेबिलिटी, कह रहा दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर डेट इन्वेस्टिगेशन where some units are so important that is necessary to include them in the sample। देखिए बात आ गई ना यहां पर, यह कह रहा है कि यह मेथड वहां पर अच्छा नहीं होता जहां पर हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर यूनिट को सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो एक बात सच है कि अगर किसी चीज को आपको जरूरी है सेलेक्ट करना, तब तो वो नॉन रैंडम आपका हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि तब आप चाहते हैं कि हाँ इसका सिलेक्शन हो ही जाए। फिर कह रहा पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, कह रहा व्हेन द सैंपल size of sample is quite small,
देखिए एक बात समझिएगा, रैंडम सैंपलिंग मेथड की जो ये डिमेरिट बनाई गई है वो केवल इस बेसिस पे बनाई गई कि हाँ डिमेरिट कुछ होना चाहिए, जबकि देखिए हम लोगों ने थ्योरी में सैंपलिंग में ये पढ़ा है कि सैंपल की साइज ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है लिमिटेड एरिया। अब बात आती है नॉन रैंडम सैंपलिंग में, जो आपने पढ़ा कि इस मेथड में तो इस तरीके से यहां पर आपने एक चीज देखा कि जो आपका ये मेथड है यहां पर ये लिमिटेड एरिया दिया है, कह रहा है फॉर रैंडम सैंपलिंग इट इज नेसेसरी टू हैव कंप्लीट फुल एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, बट इन प्रैक्टिस देखिए कह रहा है which sampling method should be adopted, कौन सा मेथड हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। After studying the various sampling methods, a natural question arises: which method is best? The answer is no single method is optimal for all situations. The appropriate method should be chosen based on the research objectives, nature, scope, size, required accuracy, and the characteristics of population units. The ability of time and research resource also play a crucial role. देखिए जैसा आपने दो मेथड पढ़ा, एक रैंडम सैंपलिंग का और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग का, बात होती है इन दोनों में कौन सा अच्छा है। तो देखिए हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। दोनों मेथड हैं, दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। डिपेंड इस बात का पड़ता है कि आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो कहीं ना कहीं आप जो है नॉन रैंडम की ओर जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रैंडम में थोड़ा टाइम तो लगता है जरूर, और आपके पास जो है डेटा कलेक्ट करने के लिए या सैंपल लेने के लिए जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से कौन सा मेथड अच्छा है ये कोई नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर चीज पर कि आपके पास टाइम कितना है, पैसा कितना है, और आपके पास जो है नॉलेज कितनी है किसी भी चीज को लेकर के। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ा जो है रैंडम सैंपलिंग का और नॉन रैंडम सैंपलिंग का। यहां पर देखिए सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड के बीच में डिफरेंस यहां पर दे दिया गया है। इसकी क्लास हम लोगों ने प्रीवियस में कर ली है। डिफरेंस यहां पर हमने आपको अलग से आज लिख कर दे दिया है कि सैंपलिंग मेथड और नॉन जो है सेंसस मेथड का इन्वेस्टिगेशन और सैंपलिंग मेथड के इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इस थ्योरी को आप पहले एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, आज केवल डिफरेंस के बेसिस पर दिया गया है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने आपसे क्लास में जो डिस्कस किया वो ये कि मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, जिसमें रैंडम सैंपलिंग मेथड, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड, ये दो हमने आपसे डिस्कस किए। उन दोनों के अंदर जो भी हो सकता था उसके पॉइंट्स क्या हैं, उसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या है, ये कंटेंट हमने आपको डिस्कस किए। क्लास कैसा लगा आपको, मेरी मेहनत कैसी लगी, कंटेंट्स जो हम लोगों ने कवर किए ये कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।